कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह 29 जुलाई 2019 को अपने इवेंट मैनेजमेंट के काम के सिलसिले में बेंगलुरु पहुंचती है। लेकिन अगले ही दिन अचानक और रहस्यमय तरीके से वह गायब हो जाती है। जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। एक ऐसा सच जो किसी की भी रूह कंपा सकता है। जांच में यह पता चलता है कि पूजा ने एक मामूली सी नादानी की थी, लेकिन वही छोटी सी गलती उसकी गुमशुदगी की वजह बन गई। चौंकाने वाली बात यह है कि जो गलती पूजा से हुई, वही गलती हम में से कई लोग जाने अनजाने में हर दिन करते रहते हैं। पूजा सिंह, जो कोलकाता की रहने वाली थी और उस समय 32 वर्ष की थी, कुछ साल पहले तक एक मॉडल के रूप में काम करती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट की दुनिया में कदम रखा और बतौर इवेंट मैनेजर काम करने लगीं। उनकी शादी 7 साल पहले हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ कोलकाता में ही रहती थीं। 29 जुलाई 2019 को अपने काम के सिलसिले में उन्हें बेंगलुरु जाना पड़ा, जहां परप्पना अग्रहारा इलाके के एक होटल में उनका एक महत्वपूर्ण इवेंट था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूजा ने 29 जुलाई को कोलकाता से फ्लाइट ली और बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। वहां से उन्होंने ओला कैब बुक की और होटल के लिए रवाना हुई। कैब में सफर के दौरान पूजा और ड्राइवर के बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई और ड्राइवर का व्यवहार पूजा को काफी अच्छा लगा। बातचीत करते हुए दोनों होटल तक पहुंचे, जहां ड्राइवर ने पूजा को छोड़ दिया। हालांकि होटल में जाने से पहले पूजा ने ड्राइवर से एक अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो वह 31 जुलाई की सुबह 4 बजे उसी होटल से उन्हें पिक कर ले, क्योंकि उनकी कोलकाता के लिए फ्लाइट सुबह ही थी। ये बातचीत खत्म होने के बाद पूजा होटल के अंदर चली गई, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटी सी बात उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। ड्राइवर के हामी भरने के बाद वह वहां से चला जाता है और सब कुछ तय योजना के मुताबिक चलता रहता है। लेकिन फिर वह दिन आ जाता है, 31 जुलाई 2019 सुबह 4:45 बजे। पूजा अपने पति को एक टेक्स्ट मैसेज भेजती है, जिसमें वह उसे गुड नाइट कहती हैं और यह बताती हैं कि वह तय समय पर कोलकाता पहुंच जाएंगी। यह मैसेज मिलने के बाद उनका पति निश्चिंत हो जाता है और पूजा के घर लौटने का इंतजार करने लगता है। मगर वक्त बीतता जाता है और शाम होने के बावजूद पूजा का कोई अता पता नहीं चलता। जब वह फ्लाइट के निर्धारित समय पर नहीं पहुंचती, तो उसके पति की चिंता बढ़ने लगती है। वह पहले खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब घंटों बीत जाने के बावजूद पूजा की कोई खबर नहीं मिलती, तो वह घबराकर अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर देता है। मगर किसी को भी पूजा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। हालात और ज्यादा गंभीर तब हो जाते हैं जब पूजा के दोनों मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आने लगते हैं। अब परिवार वालों को अनहोनी की आशंका सताने लगती है। इसी बेचैनी के बीच अचानक पूजा की ओर से एक मैसेज आता है, आई एम इन हैदराबाद, सी नीति कैश। मैं हैदराबाद में हूँ, नीति कैश देखो। यह मैसेज पढ़कर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूजा का एक और मैसेज आता है, जिसमें वह अपने पति से तुरंत आयस 5 लाख की मांग करती है। यह देखकर पूजा का पति और परिवार वाले घबरा जाते हैं। वे तुरंत पूजा को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब यह मामला और भी रहस्यमय और डरावना हो चुका था। आखिर पूजा अचानक हैदराबाद कैसे पहुंच गई? उसने पैसे की डिमांड क्यों की? और नीति कैश का क्या मतलब था? परिवार को यह एहसास हो जाता है कि मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे थे, लेकिन पूजा का मोबाइल अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसका पति दोबारा मैसेज करता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जल्द से जल्द मुझसे फोन पर बात करो। लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता और फिर अचानक मैसेज का सिलसिला पूरी तरह से बंद हो जाता है। पैसों की डिमांड वाले मैसेज और पूजा की रहस्यमयी गुमशुदगी से उसका पति अनहोनी की आशंका से घिर जाता है। घबराकर वह सीधे कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पूजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वह पुलिस को बताता है कि उसे अजीब मैसेज मिले हैं, जिनमें पूजा ने अचानक आरएस 5 लाख मांगे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कोलकाता पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, मगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। परिवार लगातार अपडेट के लिए पुलिस से संपर्क करता है, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती। दिन बीतते जाते हैं और पूजा का कोई सुराग नहीं मिलता। इधर
कोलकाता में पूजा के परिवार के बीच तनाव और चिंता अपने चरम पर थी, तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु पुलिस एक अलग ही केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी। एक ऐसा केस जिसने बाद में पूजा के मामले से एक खौफनाक कनेक्शन जोड़ लिया। 31 जुलाई 2019 को बेंगलुरु के कुछ स्थानीय लोग पुलिस को सूचना देते हैं कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपाउंड में एक लाश पड़ी हुई है। ये खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और वहां का नजारा देख दंग रह जाती है। शव की स्थिति और आसपास के हालात को देखते हुए यह स्पष्ट था कि मामला सीधा साधा नहीं था, लेकिन यह लाश आखिर किसकी थी? क्या इसका पूजा की गुमशुदगी से कोई संबंध था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस तेजी से जांच में जुट गई। पुलिस उस महिला के शव के पास मिले सामानों को सुरक्षित रख लेती है, ताकि भविष्य में अगर कोई उसकी पहचान के लिए आए तो इन वस्तुओं से मदद ली जा सके। इस मामले में कोई ठोस सुराग न मिलने की वजह से पुलिस इसे एक अनसुलझा केस मानकर फाइल बंद करने की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इधर बेंगलुरु पुलिस उस अज्ञात महिला की पहचान में जुटी हुई थी, तो उधर कोलकाता में पूजा के परिवार वाले उसकी तलाश में हर संभव कोशिश कर रहे थे। लगातार पुलिस से संपर्क करने के बावजूद उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। पूजा का पति इस मामले को लेकर बेहद परेशान था और खुद भी अलग अलग स्तर पर छानबीन करने में लगा हुआ था। कई दिनों तक कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद कोलकाता में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट और बेंगलुरु पुलिस के रिकॉर्ड की तुलना की जाती है। जब अधिकारियों को पूजा के लापता होने और बेंगलुरु एयरपोर्ट कंपाउंड में मिली लाश के बीच संभावित संबंध नजर आता है, तो वे इस मामले की गहराई से जांच करने का फैसला करते हैं। पुलिस इस मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए नए सिरे से जांच शुरू करती है और जो सच सामने आता है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। बेंगलुरु पुलिस ने महिला के शव का अंतिम संस्कार जरूर कर दिया था, लेकिन उनकी कोशिशें अब भी जारी थीं। वे हर संभव तरीके से महिला के परिवार तक पहुंचना चाहते थे, ताकि उसकी पहचान हो सके और इस रहस्यमय केस की गुत्थी सुलझ सके। इसी मकसद से एक विशेष जांच टीम बनाई गई, जिसने महिला के शरीर पर मौजूद टैटू की तस्वीरें लेकर उसकी पहचान कराने की कोशिश की। हालांकि टैटू के आधार पर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद पुलिस ने महिला के कपड़ों के जरिए उसकी पहचान करने की रणनीति अपनाई। जांच के दौरान पुलिस को महिला के शरीर से मिले कपड़ों का ब्रांड पता चल गया। इस सुराग को आगे बढ़ाते हुए पुलिस उस ब्रांड के आउटलेट्स से संपर्क करती है और देश भर में पिछले 2 साल के भीतर उस साइज के कपड़ों की खरीदारी करने वाले ग्राहकों की पूरी डिटेल निकलवाती है। यह काम बेहद मुश्किल और समय कंज्यूमिंग था, लेकिन पुलिस लगातार इस दिशा में काम करती रही। लगभग कुछ दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ऐसे ही कपड़ों की खरीदारी कोलकाता में की गई थी। इस सुराग के आधार पर पुलिस अब जांच का दायरा कोलकाता तक बढ़ा देती है। वे वहां पहुंचकर पिछले कुछ महीनों में दर्ज की गई सभी मिसिंग रिपोर्ट मंगवाते हैं। जब इन मिसिंग रिपोर्ट्स का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, तो न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक गुमशुदगी की रिपोर्ट में दर्ज विवरण बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास मिली अज्ञात महिला के हुलिये से काफी हद तक मेल खाने लगता है। यह एक बहुत बड़ा सुराग था। अब पुलिस को शक था कि कहीं यह महिला कोलकाता की लापता पूजा सिंह तो नहीं। इस बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस पूजा के परिवार से संपर्क करने का फैसला करती है, ताकि वे महिला की पहचान को लेकर कोई ठोस नतीजे पर पहुंच सकें। आगे जो खुलासा होता है वह चौंकाने वाला था, एक ऐसा सच जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। मिसिंग केस की फाइल को बारीकी से जांचने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास मिली अज्ञात लाश किसी और की नहीं, बल्कि कोलकाता की लापता पूजा सिंह की हो सकती है। इस बात की पुष्टि करने के लिए बेंगलुरु पुलिस 16 अगस्त को पूजा के भाई को फोन करती है और मामले की जानकारी देती है। फोन कॉल मिलते ही बिना किसी को बताए पूजा का भाई तुरंत फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंच जाता है। वहां पुलिस उसे मृत महिला के पास से बरामद किए गए सभी सामान और तस्वीरें दिखाती है। भले ही शव का चेहरा पहचानना नामुमकिन था, लेकिन अन्य चीजों को देखकर पूजा के भाई को यकीन हो जाता है कि यह लाश उसकी बहन की ही है। इस दर्दनाक सच्चाई को जानने के बाद पूजा का भाई तुरंत अपने जीजा, पूजा के पति और पिता को फोन कर पूरे मामले की जानकारी देता है। ये सुनते ही वे भी अगले ही दिन फ्लाइट लेकर बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। पुलिस द्वारा दिखाए गए सबूतों और बरामद सामान को देखकर वे भी पुष्टि कर देते हैं कि मृत महिला कोई और नहीं, बल्कि पूजा ही थी।
इस पूरे मामले की जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आती है। जब पूजा लापता हुई थी, तब उसके पति ने तुरंत न्यूटाउन पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस रिपोर्ट में उसने साफ साफ जिक्र किया था कि पूजा बेंगलुरु काम के सिलसिले में गई थी। लेकिन कोलकाता पुलिस ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज कर दिया और पूजा की तलाश बेंगलुरु पुलिस से समन्वय किए बिना ही की। अगर शुरुआत में ही दोनों शहरों की पुलिस आपस में तालमेल बैठाती, तो शायद मामले की गुत्थी बहुत पहले ही सुलझ सकती थी और पूजा को समय रहते न्याय मिल सकता था। अब सवाल उठता था, आखिर पूजा की मौत कैसे हुई? क्या यह आत्महत्या थी या फिर किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी? और अगर यह मर्डर था, तो इसके पीछे कौन था? पुलिस अब इस केस को हत्या के एंगल से देख रही थी और जल्द ही एक चौंकाने वाला सच सामने आने वाला था। कोलकाता पुलिस को चाहिए था कि वह तुरंत बेंगलुरु पुलिस को पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बारे में सूचित करती, लेकिन उन्होंने यह मामला दर्ज करने के बाद फाइल को यूं ही धूल खाने के लिए छोड़ दिया। अगर कोलकाता पुलिस ने शुरुआत में ही बेंगलुरु पुलिस से संपर्क किया होता, तो शायद यह मामला इतनी देर तक उलझा नहीं रहता। यह तो बेंगलुरु पुलिस की मेहनत थी, जिसने पूजा के परिवार को उसकी जानकारी तक पहुंचाया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आखिर पूजा के साथ यह दर्दनाक घटना किसने और क्यों की। जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने पूजा के ईमेल्स की जांच की। संयोग से पूजा के पति के पास उसके ईमेल अकाउंट का एक्सेस था। ईमेल से यह साफ हो गया कि 29 जुलाई को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद पूजा ने होटल जाने के लिए एक ओला कैब बुक की थी। अब पुलिस ने उसी ओला कैब को ट्रेस करने की कोशिश की ताकि कैब ड्राइवर से पूछताछ की जा सके। लेकिन जब पुलिस को उस कैब की जानकारी मिली, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पूजा द्वारा की गई बुकिंग ही उस कैब की आखिरी ट्रिप थी। इसके बाद पिछले 17-18 दिनों से उस कार की कोई भी बुकिंग नहीं हुई थी। पुलिस ने कैब की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि उस कार का ड्राइवर एच.एम. नागेश था, जिसकी उम्र महज 22 साल थी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत नागेश का मोबाइल नंबर ट्रेस करने की कोशिश करने लगी। अब सवाल यह था, क्या नागेश इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी था? क्या उसी ने पूजा के साथ कुछ किया था? और अगर हाँ, तो क्यों? पुलिस अब नागेश को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली थी और जल्द ही सच सामने आने वाला था। इस जांच के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाला सुराग हाथ लगता है। जिस वक्त पूजा के पति के पास पैसों की मांग वाला मैसेज आया था, उस समय पूजा के मोबाइल का लोकेशन और नागेश के मोबाइल का लोकेशन एक ही जगह था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस को यकीन हो जाता है कि ओला ड्राइवर एच.एम. नागेश इस केस में सीधे तौर पर शामिल हो सकता है। अब पुलिस नागेश की तलाश में जुट जाती है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद पहले तो नागेश पुलिस के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर देता है और खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और सबूतों का सामना कराती है, तो वह टूट जाता है और एक एक कर सारे राज उगलने लगता है। नागेश का बयान बेहद चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला था। उसने खुलासा किया कि 29 जुलाई 2019 को पूजा ने ओला ऐप के जरिए बेंगलुरु के क्रेसेंट रोड से सहारा पैवेलियन होटल तक जाने के लिए उसकी कैब बुक की थी। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत हुई और पूजा को नागेश का व्यवहार ठीक लगा। इसी वजह से पूजा ने जाते जाते नागेश से कहा, मुझे 31 जुलाई की सुबह जल्दी फ्लाइट पकड़नी है। अगर तुम चाहो तो उसी समय मुझे होटल से एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आ सकते हो, क्योंकि इतनी सुबह शायद दूसरी कैब आसानी से न मिले। नागेश इस प्रस्ताव पर राजी हो गया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब सवाल था, क्या नागेश की योजना पहले से ही कुछ गलत करने की थी या फिर उसने मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया? आखिर उसने पूजा के साथ क्या किया और यह सब किस वजह से हुआ? ये डील होते ही नागेश के दिमाग में शैतानी ख्याल आने शुरू होते हैं और वो पूजा को लूटने का प्लान बनाने लगता है। दरअसल नागेश को लगता है कि पूजा बहुत अमीर है और उसके पास ढेर सारा पैसा और ज्वेलरी हो सकता है। बस इसी लालच में पहले तो नागेश एक दुकान से चाकू खरीदा है और उसे अपनी कार की सीट के नीचे छुपा देता है। इसके अलावा कार का जैक रॉड भी वो अपनी सीट के पास ही रख लेता है। इसके बाद डील के मुताबिक ही नागेश अपनी कार लेकर सुबह के 3:45 बजे पूजा को लेने के लिए होटल तक चला आता है। पूजा भी तैयार ही थी। जल्दी से वो कार में बैठती है और कान एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि पूजा बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसने सही ढंग से नींद भी नहीं ली थी। इसलिए कार के अंदर जाते ही पूजा की आंख लग जाती है।
जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा सो गई है, वो एयरपोर्ट का रास्ता छोड़ दचकर एक दूसरे रास्ते की तरफ अपनी कार मोड़ देता है। क्योंकि पूजा नींद में थी, इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चलता है। इसके बाद बद्धे आराम से नागेश कार को चलाते हुए एक सुनसान इलाके में ले जाता है। मगर नागेश ने पहले ही यह सुनसान जगह इसलिए चुनी थी ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके। पूजा दर्द और डर से तड़प रही थी, मगर उसने अब भी पूरी ताकत से बचने की कोशिश की। वह किसी तरह खुद को संभाल कर भागने का प्रयास करती है, मगर नागेश इतनी आसानी से उसे जाने देने वाला नहीं था। जैसे ही पूजा आगे बढ़ती है, नागेश पीछे से झपट कर उसे पकड़ लेता है और एक बार फिर चाकू से वार करता है। इस बार वह सीधे उसके सीने और पेट पर वार करता है, जिससे पूजा कमजोर पड़ने लगती है। खून से लथपथ पूजा अब लड़खड़ा रही थी, मगर नागेश को यकीन नहीं था कि वह पूरी तरह से मर चुकी है। उसे डर था कि अगर पूजा किसी तरह बच गई तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगी। इसी डर से वह पूजा के सिर पर बार बार चाकू और रॉड से वार करता है, जब तक कि उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ नहीं जाता। पूजा की हलचल पूरी तरह से बंद हो जाती है, मगर नागेश अब भी डरा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। जल्दीबाजी में उसने पूजा के पास मौजूद मोबाइल फोन और कुछ पैसे उठा लिए और लाश को घसीटकर एयरपोर्ट कंपाउंड के एक कोने में फेंक दिया। उसका इरादा यह दिखाने का था कि यह कोई हादसा या फिर किसी और अपराध का नतीजा है, ताकि पुलिस आसानी से इसकी गुत्थी न सुलझा सके। मगर नागेश यह नहीं जानता था कि पुलिस इतनी बारीकी से उसकी जांच करेगी। उसने जल्दबाजी में एक और गलती कर दी थी। उसने पूजा के मोबाइल से ही पैसे की मांग वाला मैसेज भेजा था। यही एक सुराग पुलिस को उसकी ओर ले जाने के लिए काफी था। पुलिस ने जब मोबाइल लोकेशन की जांच की, तो नागेश का नाम सामने आ गया। इसके बाद पुलिस ने उसे ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नागेश ने पहले तो खुद को निर्दोष बताया, मगर जब पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत पेश किए और सख्ती से पूछताछ की, तो वह टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह सिर्फ लूटपाट करना चाहता था, मगर जब पूजा ने विरोध किया तो उसने उसे मार डालने का फैसला कर लिया। पूजा का परिवार इस खबर को सुनकर टूट चुका था। एक सफर जो खुशी खुशी शुरू हुआ था, इतनी दर्दनाक तरीके से खत्म हो जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। यह घटना एक सीख देती है कि यात्रा करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ने यह गलती कर दी और यही उसकी जान पर भारी पड़ गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि नागेश कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, लेकिन लालच ने उसे वहशी बना दिया। उसने सोचा था कि पूजा के पास बहुत पैसे होंगे, मगर जब उसे कुछ खास नहीं मिला, तो उसने जल्दबाजी में गलतियां की, जैसे पूजा के फोन से मैसेज भेजना और मोबाइल वॉलेट से पैसे ट्रांसफर करना। यही गलतियां उसके पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह बनी। नागेश को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने वह दुकान भी पकड़ी जहां उसने मोबाइल का IMEI नंबर बदलवाया था। दुकान के मालिक को भी गैरकानूनी काम में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पुलिस ने वह शख्स भी खोज निकाला जिसने नागेश से आईफोन खरीदा था। पूजा के केस ने देश भर में कैब सर्विस इस्तेमाल करने वाले लोगों को एक सबक दिया कि कभी भी अनजान ड्राइवर से ऐप के बाहर कोई डील न करें और हर राइड को ट्रैक करवाना जरूरी है। आखिरकार अदालत ने नागेश को दोषी ठहराया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। मगर यह सजा पूजा के परिवार के लिए उस दर्द का हल नहीं थी जो वे झेल रहे थे। उनका कहना था कि अगर पुलिस पहले ही सक्रिय हो जाती तो शायद उनकी बेटी को इंसाफ पहले मिल जाता। यह घटना न सिर्फ एक दुखद अपराध की कहानी थी, बल्कि एक सीख भी थी कि यात्रा के दौरान सावधानी बरतना कितना जरूरी है। ये कहानी एक खौफनाक सच्चाई को उजागर करती है कि छोटी सी असावधानी भी कितनी भारी पड़ सकती है। पूजा की एक भूल ऑफ प्लेटफॉर्म डील करना उसके जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। ऑनलाइन कैब सर्विसेज का मकसद ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, लेकिन जब कोई यात्री प्लेटफॉर्म से बाहर जाकर निजी समझौते करता है तो वह खुद को खतरे में डाल देता है। पूजा की हत्या के बाद जब पुलिस ने गहराई से जांच की, तो धीरे धीरे पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। नागेश को सबूतों और लोकेशन डेटा के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और 2021 में उसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई। फिलहाल वह सलाखों के पीछे अपने अपराधों की सजा का इंतजार कर रहा है। ये घटना एक सख्त चेतावनी है कि हमें ऑनलाइन कैब बुकिंग करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए। किसी भी कीमत पर ड्राइवर के साथ ऑफ प्लेटफॉर्म डील न करें। अपने सफर की जानकारी किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें
और किसी भी संदिग्ध व्यवहार को नजरअंदाज न करें। अगर आपको यह केस स्टडी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि ऑनलाइन कैब सर्विस इस्तेमाल करते समय किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।